हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीटेट गुरुजी। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी के जो शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हमने कौशल पढ़ा था। उसमें दो कौशल हमने पढ़ लिए थे, श्रवण कौशल और पठन कौशल। श्रवण कौशल और भाषण कौशल हमने पढ़ लिया था। अब आगे आज हम बात करेंगे पठन कौशल की। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पठन कौशल। पठन यानी पढ़ना, इसको पढ़ना कौशल भी बोलते हैं। वाचन, वाचन कौशल भी बोलते हैं। तो इसको पठन कौशल, पढ़ना कौशल या वाचन कौशल बोलते हैं। यानी बालक जो पीछे दो हमने कौशल पढ़े थे, श्रवण कौशल पढ़ा और भाषण कौशल पढ़ा। जो बालक सुनता है फिर बालक बोलता है, उन दोनों का जो मिला जुला रूप, यानी उन दोनों के कारण बालक क्या करता है, आगे पठन करता है। जिससे बालक का श्रवण कौशल और भाषण कौशल जितना सुदृढ़ होगा, जितना अच्छा होगा, उसका पठन कौशल जो है वो क्या होगा, उतना ही सुदृढ़ और उतना ही अच्छा होगा। यानी पठन कौशल के लिए सबसे जो आवश्यक है वो दो कौशल है, श्रवण कौशल और दूसरा आपका भाषण कौशल। उसके बाद में आता है पठन कौशल, यानी वो दोनों के द्वारा ही पठन कौशल संभव है। पठन कौशल के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य। पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यानी जो वस्तु, जो विषय वस्तु उसने पढ़ी, उसको पढ़कर और अर्थ ग्रहण करना, यानी पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा बालक एक अच्छा वाचक बन सकता है। जो पठन है उसकी लय, सुर, शुद्ध उच्चारण, ये सब भी क्या है, पठन कौशल के मुख्य उद्देश्य हैं। शुद्ध उच्चारण इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बालक शुद्ध बोलेगा, शुद्ध उच्चारण करेगा तो ये शुद्ध पठन होगा। तो ये जनरल से इनके उद्देश्य है, लेकिन सर्वप्रथम इंपॉर्टेंट जो है यही है कि पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य। अब बात करते हैं पठन कौशल के सोपान की। पठन कौशल के सोपान में हम बात करते हैं सबसे पहले सोपान की, वर्णमाला को पहचानना। पठन कौशल के लिए सबसे आवश्यक है और सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है कि वर्णमाला को पहचानना। जब बालक वर्णमाला को पहचान करेगा, वर्णमाला को पहचानने लगेगा, उसके बाद में ही पढ़ना शुरू कर सकता है। जैसे वो सीख लेगा कि इसका जो है ये कौन सा वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है, तो ऐसे जो सारे वर्ण हैं उनके बारे में उसको पहचान होनी चाहिए। और अगर वो पहचान जाएगा तो उसके बाद में वो आसानी से क्या कर सकता है, पठन कर सकता है। बात आती है पठन के बाद में अर्थ ग्रहण करना। बालक वर्णमाला को पहचान गया, अब वो जो भी पढ़ता है उस विषय वस्तु का अपने अंदर अर्थ ग्रहण करता है। तो अर्थ ग्रहण जितना अधिक करेगा उसका आगे पठन उतना ही सुदृढ़ होता जाएगा। विषय वस्तु की क्रमबद्धता, विषय वस्तु की क्रमबद्धता इसका अगला सोपान है कि कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहा है तो वो एक क्रम से पढ़ना चाहिए। जैसे एक कहानी पढ़ रहा है बालक, तो ऐसे नहीं बीच से पढ़ लिया एक और लास्ट में पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा, बच्चा जो है उसको एक तो अर्थ ग्रहण नहीं होगा,
उसको किसी भी बात का समझ में नहीं आएगा कि वो जो विषय वस्तु है उसमें क्या कहा गया है, तो उसको विषय वस्तु क्रमबद्धता यानी क्रम से जो पढ़ेगा तो उसका पठन उतना ही अच्छा और विकसित होगा। ये बात थी अपन ने पठन के सोपानों की और उद्देश्य की। इसके बाद में हम पढ़ते हैं पठन के भेद। बात आती है पठन के भेद की। पठन के भेद में दो प्रकार से भेद किए जाते हैं। पहला है संख्या के आधार पर, दूसरा है अभिव्यक्ति के आधार पर। संख्या के आधार पर जैसे व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन, ये दो प्रकार के पठन होते हैं। व्यक्तिगत पठन वो होता है जिसमें केवल एक बालक स्वयं पठन करता है, वो व्यक्तिगत पठन हो जाएगा। और सामूहिक पठन जिसमें एक कक्षा के सारे बालक एक साथ वह पठन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका सामूहिक पठन। तो ये जो भेद है ये सामान्य सा है, जनरल सी बातें ये आपको बताई कि अकेला बालक जब विषय वस्तु का पठन करता है तो वो होगा आपके व्यक्तिगत पठन, और अगर समूह में करता है यानी पूरी कक्षा एक साथ में पठन करती है तो वो आपके क्या हो जाएगी सामूहिक पठन हो जाएगा। यह आपका सामूहिक पठन हो गया। इसके बाद में बात आती है अभिव्यक्ति के आधार पर। अभिव्यक्ति का मतलब बालक अभिव्यक्त करेगा, विषय वस्तु पढ़ रहा है उसको किस प्रकार से अभिव्यक्त करता है, तो उस अभिव्यक्ति के आधार पर पठन के जो भेद है वो भी कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला है सस्वर वाचन और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर वाचन और मौन वाचन, ये इसके भेद के बारे में हो गई। आगे अपन इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अभिव्यक्ति के आधार पर दो हो गए। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सस्वर वाचन। बालक किसी वस्तु को बहुत जोर से पढ़ता है, यानी बालक जब विषय वस्तु को पढ़ता है तो उसके द्वारा पढ़ी गई विषय वस्तु किसी दूसरे बालक या किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे तो उस वाचन को क्या कहते हैं, सस्वर वाचन। जैसे मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं या जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होगा सस्वर वाचन, क्योंकि ये आपको सुनाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका सस्वर वाचन। अब सस्वर वाचन के फिर कितने भेद हैं, तीन भेद है। बात करते हैं पहले आदर्श वाचन की। मुख्यतः जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं उस समय जो वाचन होता है वो कौन सा वाचन कहलाता है, आदर्श वाचन कहलाता है। जब हम अखबार पढ़ते हैं तो वो ज्यादा गहराई में न जाते हुए एक सरसरी नजर के साथ में हम उस अखबार को पढ़ते हैं, तो ऐसे वाचन को हम क्या कहते हैं, आदर्श वाचन। इसके बाद में बात करते हैं अनुकरण वाचन की। अनुकरण वाचन बालक जब अपने शिक्षक या किसी भी अध्यापक का अनुकरण करते हुए वाचन करता है वो अनुकरण वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। क्योंकि आदर्श वाचन में शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाता है और शुद्ध उच्चारण प्राथमिक स्तर पर बालक नहीं कर सकता, तो शिक्षक जो है वो क्या है आदर्श वाचन करता है। तो कई बार यहाँ से अगर प्रश्न आ जाए आपके कि आदर्श वाचन का जो है वो कौन करता है, शिक्षक करता है, विद्यार्थी करते हैं या दोनों करते हैं,
तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा वो क्या होगा, शिक्षक करता है। यानी आदर्शवाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन ये भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत होता है, एक समूह में होता है। व्यक्तिगत अनुकरण वाचन वह होता है जिसमें बालक खड़ा होकर अकेला ही कक्षा में अनुकरण करता हुआ वाचन करे, वो अनुकरण व्यक्तिगत अनुकरण वाचन हो जाएगा। और सामूहिक वाचन वह वाचन होगा जिसमें संपूर्ण कक्षा एक साथ में पठन करे अनुकरण करते हुए, तो उसको कहते हैं सामूहिक अनुकरण वाचन पठन। ये बात आई अपने अनुकरण की। समवेत, समवेत ये भी सारे क्या करते हैं, साथ में ही करते हैं। आपके शुरू के दो जो इंपॉर्टेंट है, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन, ये दोनों ही क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन आदर्श वाचन की। दोबारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि आदर्श वाचन है, यह आपको बता दिया अध्यापक के द्वारा होता है। गद्य का जो आदर्श वाचन है जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है वो कितनी बार होता है, सिर्फ एक बार होता है। गद्य का एक बार, और पद्य का आपके कितनी बार होता है, 3 बार। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है कि गद्य का जो है वो आदर्श वाचन कितनी बार किया जाता है, तो 1 बार। और जो आपके पद्य है उसका आदर्श वाचन कितनी बार किया जाता है, तो आपके 3 बार किया जाता है। तो ये आदर्श वाचन से संबंधित था। अनुकरण वाचन आपको बता दिया, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन होगा और सामूहिक अनुकरण वाचन होगा। ये अपनी बातें हो गई है। समवेत वाचन भी हमने पढ़ लिया है। अब बात करते हैं सहस्वर वाचन के उद्देश्य कि सहस्वर वाचन के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ध्वनियों और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान, यानी बालक को शुद्ध उच्चारण और ध्वनियों का आरोह है अवरोह है के साथ में जो है उच्चारण करना, यह इसका उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है पठन के समय अर्थ ग्रहण करने की योग्यता। पठन के समय बालक अर्थ ग्रहण कर रहा है तो उसके अर्थ ग्रहण करने की जो योग्यता है वो क्या होगी, वो विकसित होगी, विकसित होगी। आगे का जो उद्देश्य है कि गति व लय के साथ उच्चारण, किस वर्ण को उच्च गति से बोलना है, उच्च उच्चारण करना है और कहां पे निम्न उच्चारण करना है, ऐसी बातों का इस सहस्वर वाचन में विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया उद्देश्य। फिर अगला उद्देश्य विराम चिन्हों का ज्ञान, कहां आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहां आपको अल्प विराम लगाना है, कहां आपको अर्ध विराम लगाना है। ये सारे विराम चिन्ह जो हैं उनका ज्ञान कराना भी क्या है, इस सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि सहस्वर वाचन करेगा बालक तो बालक के सहस्वर वाचन करने पर जो वह बोलेगा वह शिक्षक को सुनाई देगा और शिक्षक को सुनाई देगा तो उसके जो विराम चिन्ह है उनका गति और लय, शुद्ध उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण, इन सब का नॉलेज शिक्षक को हो जाएगा कि बालक को कितना अभ्यास, कितने अभ्यास की आवश्यकता अधिक है, उसको अभ्यास करा के ये सारी चीजें उसमें सुदृढ़ कर सकता है। तो ये उद्देश्य हो गया। आगे है कि बाहुओं के अनुसार स्वर की उच्चता व मंदता, जैसा भाव होगा, विषय वस्तु का जैसा भाव है वैसा ही उसका क्या होना चाहिए, उच्चता व मंदता के साथ में वाचन होना चाहिए। बात आती है सहस्वर पाठ में रुचि उत्पन्न करना, यानी पाठ जो विषय आपको पढ़ाया जा रहा है, जो पाठ आपको पढ़ाया जा रहा है उस पाठ में रुचि उत्पन्न करना भी इसका क्या है, एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये कुछ उद्देश्य थे जो किसके थे, सहस्वर वाचन के उद्देश्य थे।
जिनमें हमने पढ़ा ध्वनियों और जो वर्ण है उनका शुद्ध उच्चारण, पठन के समय अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास, गति व लय के साथ उच्चारण करना, विराम चिन्हों का ज्ञान होना, भावों के अनुसार स्वर की उच्चता व मंदता का ज्ञान होना, सस्वर पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो ये अपन ने यहां तक क्या किया, सस्वर वाचन पढ़ा। सस्वर वाचन में हमने अभिव्यक्ति के आधार पर दो पढ़े, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सबसे पहले हमने बात की सस्वर वाचन की, जो 3 प्रकार का होता है। आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है क्योंकि इसमें शुद्ध उच्चारण का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके बाद में अनुकरण वाचन, ये 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक। अनुकरण बालक के द्वारा किया जाता है, जो व्यक्तिगत यानी अकेला बालक खड़ा होकर अनुकरण करे और उसके साथ में पठन करे तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, और जो समूह में पूरी कक्षा एक साथ में होगी तो सामूहिक हो जाएगा। फिर आ गया आपका समवेत वाचन। समवेत वाचन के बाद में हमने पढ़ा कि आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा होता है। गद्य का आदर्श वाचन 1 बार और पद्य का आदर्श वाचन 3 बार होता है। अनुकरण वाचन की बात आ गई, फिर समवेत वाचन हो गया, और सस्वर वाचन के उद्देश्य जो हमने देखिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब आगे हम चलते हैं मौन वाचन की तरफ। अब पढ़ेंगे अपन मौन वाचन। मौन वाचन भी कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसके भेद भी कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। मौन वाचन ऐसा वाचन जिसको करते समय अपने पास स्थित किसी अन्य व्यक्ति को सुनाई ना दे, तो उस वाचन को क्या कहते हैं? आपके मौन वाचन कहते हैं। मौन वाचन के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सामान्य या साधारण वाचन, द्रुत मौन पठन या वाचन, और गंभीर मौन पठन। ये भी इसके क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले सामान्य या साधारण पठन। किसी भी विषय वस्तु का जब हम एक सरसरी नजर के साथ में अध्ययन करते हैं, साधारण अध्ययन करते हैं, अर्थ ग्रहण पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसी जो पठन होता है उसको कौन सा पठन कहते हैं? सामान्य या साधारण पठन कहते हैं। इसके बाद में बात आती है द्रुत या मौन पठन। किसी विषय वस्तु को, जैसे कहानी, उपन्यास आदि विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं तो एक क्रम में लगातार पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा जो मौन पठन होता है जिसमें कंटिन्यूटी, एक क्रमबद्धता हो, उसको द्रुत मौन पठन कहते हैं। इसके बाद में बात आती है गंभीर मौन पठन। जैसे आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हो कि मुझे सीटेट क्रैक करना है, जब भी सीटेट हो, चाहे वो जुलाई में हो, अगस्त में, सितंबर में, जब भी हो, मुझे वो क्रैक करना है, तो उसके लिए आप गंभीर हो। उस स्थिति में जो अध्ययन कर रहे हो आप, वो गंभीर मौन पठन कहलाता है। ये अपने हो गए साधारण या सामान्य पठन, द्रुत मौन पठन, गंभीर मौन पठन। ये तीनों भेद किसके हो गए? मौन पठन के हो गए। मौन पठन के उद्देश्य बालकों में स्वाध्याय की जो स्वाध्याय की प्रकृति विकसित करना, यानी बालक स्वयं अध्ययन करता है फिर, तो इसमें स्वाध्याय की प्रकृति जो है वो विकसित करना। इसके अलावा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित होना, क्योंकि बालक सस्वर वाचन की अपेक्षा मौन वाचन से विषय वस्तु को अधिक ग्रहण करता है, और उस ग्रहण करने का कारण कि बालक मौन पठन करेगा तो उसका ध्यान केंद्रित रहेगा, और ध्यान केंद्रित रहेगा तो अर्थ ग्रहण जो होगा वो अधिक होगा। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। अब पठन को
कुछ ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले अपना शारीरिक कारण, बालक मुख बधिर हो सकता है, बालक में दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो ऐसा जो बालक है वो शारीरिक कारकों की श्रेणी में आता है, जिससे उसका पठन क्या होता है, प्रभावित होता है। मानसिक कारण संवेग है, आपका चिंतन है। तो चिंतन किसमें आएगा, मानसिक कारण में। बालक चिंतन कर रहा है, चिंतन करने की उसमें योग्यता का विकास ही नहीं हो रहा है, तो बालक चिंतन नहीं करेगा तो क्या होगा, पठन भी नहीं कर सकता। जैसे उसके सामने ये है, ये अपन ने क्या लिख दिया, बालक इसके बारे में सोच नहीं सकता, सोचने की योग्यता का विकास नहीं हो रहा है, तो बालक इसको देखता रहेगा लेकिन इसका उच्चारण नहीं कर सकता। तो यह आपके मानसिक कारक में, संवेगात्मक में भय, लज्जा आदि जो संवेग होते हैं वो संवेगात्मक कारण। वातावरणीय कारक, बालक कैसे वातावरण में रह रहा है, विद्यालय का वातावरण जैसा होगा, अच्छा होगा तो अच्छा पठन होगा। और अगर बालक का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं है तो बालक जो है वो वाचन में अच्छा नहीं कर सकता। व्यक्तिगत कारक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक की स्वयं की रुचि न होना, ध्यान केंद्रित नहीं होना, ये सारी जो है व्यक्तिगत कारक में आएंगी। इसके बाद में एक नोट है कि पुस्तक, आंखों की जो पठन के समय जो पुस्तक से दूरी है वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 12 इंच या आपके 30 सेंटीमीटर। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आप पढ़ते हैं, बालक जब पढ़ता है तो जो पुस्तक है वो बाएं हाथ में होनी चाहिए और अपनी आंखों से जो उसकी दूरी है वो 1 फुट 12 इंच या 30 सेंटीमीटर, कोई सा भी कह सकते हैं, उतनी दूरी क्या है, होनी चाहिए। बाएं हाथ में आप जब पकड़ते हो तो उसका 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का कोण, आपकी कोहनी जो है, कोहनी 45 डिग्री से मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये आपकी महत्वपूर्ण बातें। तो अपन ने जो अब तक पढ़े हैं, एक सबसे पहले पढ़ा था श्रवण कौशल, उसके बाद में भाषण कौशल, और भाषण कौशल के बाद में हमने पढ़ा पठन कौशल। पठन कौशल के बाद पठन कौशल के बारे में आज हमने पढ़ा कि पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, पठन कौशल कितने प्रकार का होता है, पठन कौशल के भेद, सहस्वर वाचन, मौन वाचन आदि के बारे में हमने पढ़ा, उनके उद्देश्य, उनको प्रभावित करने वाले कारक, इन सब के बारे में पढ़ा। अगला जो सेशन होगा अपना, उसमें हम अगला कौशल लेखन कौशल लेके आएंगे, जो कौशलों में सबसे कठिन कौशल माना जाता है, क्योंकि लिखना होता है तो लिखना बालक सबसे अंत में सीखता है, इसलिए सबसे कठिन लेखन है। तो ये हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सीटेट की कहानी, राकेश की जुबानी, हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप सबका प्यार हमें आगे बढ़ाएगा। थैंक यू।